अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, दिसंबर की तकरीबन ख़त्म होने वाला दिसंबर 17 तारीख हो चुकी है और ट्रेडिंग करने का ये आखिरी हफ्ता है। अच्छा, ये मैंने बात क्यों की है ट्रेडिंग करने का आखिरी हफ्ता, मैं आपको दिखाता हूँ। 20, 21, 22 तारीख को फ्राइडे है, मार्केट बंद होनी है। 23 और 24 को हफ्ता इतवार है, मार्केट में छुट्टी है। और मंडे को बैंक हॉलीडे है तमाम तकरीबन पेयर्स की, क्योंकि मंडे को क्रिसमस है, उस जैसे बैंक हॉलीडे है। मंडे के बाद ट्यूसडे को भी बैंक हॉलीडे है, तकरीबन तमाम जो बड़ी करेंसीज हैं, मेजर बैंक्स हैं, उनकी बैंक हॉलीडे है, यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं होने वाली। उसके बाद वेडनेसडे को कोई खास ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं है। 28 को है, दो न्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई खास बड़ी एक्टिविटी नहीं है। और 29 फ्राइडे को भी कोई नहीं है, फिर आगे सैटरडे संडे है। इसके अलावा मंडे को नए साल में बैंक हॉलीडे, और ट्यूसडे को भी बैंक हॉलीडे, तकरीबन थर्सडे को जाके मार्केट ने सही तरीके से ओपन होना है। तो हमारे तकरीबन तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टी आ रहा है। इन 2 हफ्तों में हमने जो पूरे साल गलतियां की हैं, हम वो देखेंगे कि पूरे ईयर में हम लोगों ने, या जब भी हमने 2023 में ट्रेड की है, हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, किस टाइम फ्रेम्स के ऊपर की हैं, और गोल्ड ने कितना मूव किया 2024 में, ये अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। और 2023 में, सॉरी, गोल्ड ने कितना मूव किया 2023 में, पाउंड ने कितना मूव किया 2023 में, यूरो ने कितना मूव किया, हम सारी A to Z डाटा निकालेंगे और नेक्स्ट मूव के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और दीगर जो फंडामेंटल एनालिसिस होंगे, हम उनको भी अपना जो है मौजूए बहस बनाएंगे। आज मैं टेक्निकल एनालिसिस दे सकता हूँ, देने को तो मैं दे सकता हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि जो परफेक्ट चीज हो वो दूं। और नए साल में इंशाल्लाह ताला आपके लिए मुबारक हो नया साल। मैं लेट हो गया हूँ एनालिसिस के लिए, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। नए साल में जो न्यू ईयर आ रहा है, अपकमिंग न्यू ईयर आ रहा है, इसमें हम अगला प्लान करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आगे ट्रेडिंग हम लोगों को कैसे करनी है, और मेरी कोशिश होती है कि परफेक्ट एनालिसिस ही दूं। और नए साल में मैं तकरीबन तकरीबन गोल्ड को तमाम टाइम फ्रेम्स में, जितने भी वीकली होंगे, लाइक W1 मंथ का तो सेम होता है एनालिसिस, लेकिन स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड को तमाम टाइम फ्रेम्स को हर टाइम फ्रेम के हिसाब से डिस्कस किया जाए, हर टाइम फ्रेम की एंट्री को डिस्कस किया जाए, हर टाइम फ्रेम के डायनामिक्स को डिस्कस किया जाए। मैं जो पिछले एनालिसिस करता रहूँ, वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता रहूँ, लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाता रहूँ। लॉन्ग टर्म एनालिसिस मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि वो इंट्राडे एनालिसिस मुझे लगता है इजी है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में मुश्किल है कि क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की और किस तरफ लॉन्ग टर्म वे में जा सकता है। अभी अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा आउटलुक दोहरा लें, क्योंकि जाते जाते साल में हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ लेते हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो। 18 को मंडे है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है। मंडे को दिन स्लो होगा, ट्रेडिंग बहुत स्लो होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई एंट्री वगैरह मिलने वाली है या मार्केट इतनी ज्यादा कोई मूव करने वाली है। ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बैंक मॉनेटरी पॉलिसी देगा। और इस वजह से, क्योंकि दिसंबर है, तो ये नए साल की जो, यानी इंटरेस्ट रेट कट करना है या हाइक करना है, उसकी प्रोग्रेस देंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर को करते हो, तो 5:30 AM पे मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स है, किसी भी बड़े मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क है उसके ऊपर, या किसी भी बड़ी न्यूज की एजेंसी, गूगल आप कर लेंगे तो आप उसके ऊपर मीटिंग मिनट्स में क्या राय कायम की गई है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद होती है, या कोई स्टेटमेंट आती है, तो क्या राय आएगी, वो रेट इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, बढ़ाएंगे, ये इसी तरह जाएंगे। क्योंकि जो मीटिंग है उसमें वो पहले डिसाइड नहीं करते, जो बातचीत होती है उसमें वो डिसाइड करते हैं कि इतने मेंबर्स ने ये कहा और ये हमारा प्लान है, और वगैरह वगैरह, एक प्लान बताएंगे, एक तरतीब देंगे, तो इंपॉर्टेंट होगी, बट डायरेक्शन इसकी का मुतय्यन करना इस वक्त नाकाफी होगा, क्योंकि मीटिंग मिनट्स है। इसके बाद अगली न्यूज जापानीज येन की है, वो भी इतने बजे ही है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। और साथ ही बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट है, यानी इंटरेस्ट रेट है, जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री ने ऑरेंज मार्क किया हुआ है। ऑरेंज मार्क करने का मतलब है कि फॉरेक्स फैक्ट्री भी बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट को सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है। -0.10% था, -0.10% ही है। यानी जापान कहता है कि भाई बैंकों में पैसा मत रखो, मार्केट में जाने दो। -10% है, यानी बढ़ा नहीं रहे वो, उन्होंने इंटरेस्ट को माइनस में रखा हुआ है। तो जिस वजह से जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, उसने भी इसको ऑरेंज कर दिया है, इस एनालिसिस को।
और मैंने डॉलर के बड़े डीपली एनालिसिस किए हैं, इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म एनालिसिस फंडामेंटल भी किए हैं, और शॉर्ट टर्म तो खैर अभी इस वीक के तो दे ही दूंगा। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में भी मैं एक राय कायम करना चाहता हूं जो आपके मैंने जहनों में बिठानी है, जो आपके जहनों में उससे डायरेक्शन पता चलेगी। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं ये दिन इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर मूव कर रही है, आप सबको भी पता है। और टेक्निकल परफेक्ट ना हो तो उसमें एंट्री देने का मकसद नहीं है। डायरेक्शन थोड़ी बहुत मैं जरूर बता रहा हूँ, बट डायरेक्शन भी मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ ये दिन और अपकमिंग जो न्यू ईयर आएगा उसमें इंशाल्लाह ताला पेयर्स को भी ज्यादा करेंगे, एनालिसिस को दौरानिया भी कम करेंगे, पेयर ज्यादा करेंगे। एनालिसिस में करके रखूंगा एंड जस्ट आपको दिखा दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जनाब आगे है उसी दिन 6:30 पे सीपीआई की रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है कैनेडियन डॉलर की। अगर आप यहाँ पे देखें तो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि 0.1% से 0.2% यानी नेगेटिव के अंदर जा रही है, जिसका मतलब है कि ये करेंसी के लिए न मीडियन सीपीआई, मतलब कि ये तो इनली रिपोर्ट है, ट्रिम सीपीआई और ये कॉमन सीपीआई, ये तीन तो तकरीबन है ईयरली रिपोर्ट्स, सालाना रिपोर्ट्स, इसका कोई बहुत बड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होता। सीपीआई जो मंथली रिपोर्ट है ये तकरीबन कैनेडियन डॉलर के लिए नेगेटिव है, ये न्यूज कैनेडियन डॉलर के हक में जाएगी। अब ये न्यूज़ को यूज कर किस तरह करना होता है, या तो इनका दो तरीकेकार है, या तो 6:29 पे आप ट्रेड लगाओ, दूसरी तरीकेकार है जैसे मैंने बता दी कैनेडियन डॉलर की नेगेटिव न्यूज है। तो अब आपने जब इस दिन को ट्यूसडे को कोई सेटअप ढूंढना है तो टेक्निकल सेटअप भी फंडामेंटल्स के साथ ही चल रहे होते हैं मोस्टली। तो आपने कोशिश करना है क्योंकि न्यूज सेल की है तो मैं कैड जेपीवाई या कोई और ऐसा कैड वाला पेयर, जैसे यूएसडी कैड है, क्योंकि कैड सेल होगा तो यूएसडी ऑटोमेटिकली उस वजह से भी बाय जा सकता है। तो मैं बाय का सेटअप ढूंढता हूं, अगर नहीं मिलता तो मैं छोड़ देता हूं। इस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि यार अभी सेटअप मौजूदा नहीं है लेकिन सेटअप बन भी सकता है, क्योंकि इंट्राडे में सेटअप ढूंढना ही उसी दिन होता है जिस दिन ट्रेड करनी है, या उससे कम से कम एक दिन पहले। इंट्राडे का सेटअप हफ्ते पहले इस वजह इसलिए बताया जा सकता है अगर हफ्ते को या जुमे को जब मार्केट बंद हो कोई ना कोई सेटअप अवेलेबल हो, लेकिन अवेलेबल ना हो तो वो फिर नहीं बताया जा सकता, का लगाया जा सकता है। उसके बाद सीपीआई की जीबीपी की इल्ली रिपोर्ट है जी वेडनेसडे को, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट है, ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करने वाली। मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ के ऊपर आपको इंट्राडे भी ट्रेड करनी चाहिए, ये मेरी राय है, और आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद 8 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, रेड कलर में न्यूज़ आपको यूएसडी की नजर आ रही होगी रात 8 बजे, जिसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अंदर का जो डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव है। और ये एक अच्छी न्यूज है, डॉलर के हक में न्यूज है। गोल्ड इस वजह से थोड़ा सा नीचे गिर सकता है लेकिन ये बहुत बड़ी कोई न्यूज नहीं है, ये हिला दे मार्केट को, लाइक 100 पिप्स गोल्ड के, 10 15 20 पिप्स, लाइक इस तरह मूव करवा सकता है। वो बहुत बड़ा ट्रेंड चेंजर न्यूज नहीं है। हाँ, अगर आप यूएसडी वाले किसी पेयर में सेशन ट्रेडिंग, क्योंकि यूएस सेशन 6 बजे ओपन होता है, सेशन ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो ये न्यूज डॉलर के हक में है, तो आप यूएसडी कैट जेपीवाई या इस तरह का कोई पेयर बाइंग की तरफ अगर सेटअप मिलता है, और यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी को सेलिंग की तरफ इनके सेटअप को मिलता है तो। उसके बाद फाइनल जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट है जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगी, बट रिपोर्ट न्यूट्रल है, यानी जीडीपी के अंदर किसी भी किस्म की ग्रोथ नहीं हुई, जीडीपी के अंदर किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हुई, जो कि मेरे ख्याल में तो एक नेगेटिव रिपोर्ट है, बट डाटा के अकॉर्डिंग न्यूज न्यूट्रल है, बट ये कोई पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं है, नेगेटिव की तरफ ही जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज है, जो कि इस वक्त जो डाटा मौजूद है 202 से 215 के, ये हाईली नेगेटिव है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में क्या होता है कि मार्केट दोनों तरफ स्पाइक मार देती है, यानी या बाय में मूव दे देगी और उसके बाद सेल वाला मूव भी देगी, यानी प्रिडिक्शन मार्केट हमारी जरूर हिट करती है। बस ये है कि मूव दोनों तरफ मार्केट दे देती होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में। ये जो डाटा है ये नेगेटिव डाटा है, इसके इसके अंदर इस डाटा के अकॉर्डिंग जो डॉलर है उसको सेल होना चाहिए न्यूज के टाइम के ऊपर, गिरना चाहिए डॉलर को, ठीक है, जो डाटा अवेलेबल है। तो आप कोई सेटअप ढूंढते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सेल का सेटअप ढूंढें डॉलर का। अगर सेटअप बाय का मिल रहा है तो आपने समझना है कि मार्केट में टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स आपस में टकराव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उसके बाद है रिटेल सेल्स और कमेंट्स, लाइक्स नहीं करते आप लोग, फिर मजा नहीं आता आपको बताने का। मैं आपको पूरे फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा होता हूँ, फिर टेक्निकल्स भी मैंने इंशाल्लाह स्टार्ट करने हैं, और टेक्निकल्स में भी आपको बड़ा मजे आने वाला है।
अब जीबीपी यानी रिटेल सेल्स की न्यूज़ है जी, और मंथली न्यूज़ है फ्राइडे को, जिसमें रिटेल सेल्स में हाईली पॉजिटिव न्यूज़ है। यानी अगर आप पाउंड को इंट्राडे में शामिल कर लेते हो 12 बजे, क्योंकि सेशन पाउंड का वैसे ही ओपन होता है और 12 बजे पॉजिटिव न्यूज़ भी है, तो अगर पाउंड को आपने शामिल किया हुआ है, ठीक है, लाइक थर्सडे को आपको पाउंड का कोई सेटअप मिल जाता है, तो फ्राइडे को आपको बाइंग एंट्री लेनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस कर लेनी चाहिए। कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कोई सपोर्ट है, कोई डिमांड है, कोई डाइवर्जेंस है, एनीथिंग एल्स, कोई भी बाय में एविडेंस हो, तो आपको बाय में ढूंढना चाहिए, क्योंकि न्यूज का जो डाटा है वो हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है। उसके बाद 6:30 पे जीडीपी मंथली रिपोर्ट है जी, कैनेडियन डॉलर की, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है, को बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट स्टिल मंथली के हिसाब से ठीक है, पॉजिटिव न्यूज है। फिर है कोर पीसी इंडेक्स, जो कि एक न्यूट्रल डाटा है यूएसडी का, और उसके बाद मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। इसके बाद है हफ्ते की आखिरी न्यूज, रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर हम डॉलर के लिए देखें, तो डॉलर के लिए एक जो बड़ी, सबसे बड़ी हफ्ते की न्यूज थी वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, जो कि नेगेटिव है। गोल्ड इस न्यूज के ऊपर बाय भी जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है। बट ओवरऑल देखें तो अब बाकी दिनों में इंट्राडे के हिसाब से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, कि अगर कोई हमें दो चार सेटअप भी मिल जाए तो है। हाँ, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं कायम की जा सकती इस हफ्ते की न्यूज़ के ऊपर एटलीस्ट। हाँ, फेड ने क्या कहा है लास्ट मीटिंग में, मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है कि फेडरल, so एक मिनट, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी विल नॉट बी लुक्ड बैक ऑन पॉजिटिवली आफ्टर द सेंट्रल बैंक डिड नॉट पुश बैक ऑन मार्केट एक्सप्रेशन वर कट्स नेक्स्ट ईयर। यानी वो सेंट्रल बैंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बट उन्होंने आगे से क्या बोला है कि जो फेडरल रिजर्व इज विलिंग, द फेडरल रिजर्व is willing to cut rates even if the US economy does not dip into recession in 2024। यानी वो कह रहे हैं कि भाई हम करना चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट हम इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहते हैं। अब अगर इंट्राडे एनालिसिस दूं मैं आपको गोल्ड के या बाकी पेयर्स के, यहाँ पे दे सकता हूँ, दिसंबर है, एसएल भी होते हैं, तो इसलिए मैंने पूरे दिसंबर ही अवॉइड करवाया लोगों को कि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, करेंगे जरूर ट्रेडिंग, हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन थोड़ी करेंगे, लिमिटेड करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, साइड पे होंगे, लॉन्ग टर्म का फैसला दिसंबर में हम नहीं लेंगे, इंट्राडे का फैसला लेते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को 2024 में 3 क्वार्टर्स में हम कट करेंगे, यानी आफ्टर 3 मंथ्स हम इंटरेस्ट रेट को हर 3 महीने के बाद कट करते रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, कट करते रहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट को ये कट करते हैं, यानी ये अभी विलिंग है, ये फैसला नहीं है, ये विलिंग, वो करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक है वो इसको नहीं सपोर्ट कर रहा, तो ये भी बात चल रही है। तो बात चल रही है, आपको पहले बता दूं, इसका तो अगली अपडेट, अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये दे देंगे कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर इन्होंने पहली जो मीटिंग होनी है 2024 उसमें कट किया रेट, तो इसका मतलब है ये अपने प्लान की तरफ जाएंगे, रेट कट करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने मेंटेन किया, जो कि ये भी खबरें आ रही है कि मेंटेन भी करेंगे, कुछ मेंबर्स का ये है कि हम इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करेंगे, अगर वो इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करते हैं तो उस वक्त में ये हो सकता है कि नॉर्मली मार्केट मूव करे टेक्निकल्स के ऊपर। लेकिन इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं, देन फिर गोल्ड अगेन बाय जा सकता है 2024 के पूरे साल के अंदर। यानी वो अभी 2148 हाई है ना, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 2070-80 की है, जब कैंडल क्लोज हुई तो 2070-80 थी। तो ये खबर है कि वो ये सोच रहे हैं, ये फाइनल उनका भी फैसला नहीं है, अभी मीटिंग्स वगैरह होंगी, लेकिन मैंने आपको अपडेट कर दूं। अब टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड के क्या कहते हैं, वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम को अगर हम मंथ की टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर एक तो हमारा ये वाली जो ऑलरेडी ये ड्रॉ हुई हुई है, मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते की है, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है, हर बार जो क्लोजिंग होती है वो मंथ में तकरीबन ये जो एरिया है ना, इससे ऊपर गया है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। ठीक है, लाइक इससे भी ऊपर कैंडल क्लोज होती है, देन फिर हम कहते हैं कि बाय ट्रेंड है इस एरिया को। लेकिन मंथली में मेरे ख्याल में अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, वीकली के अंदर आपको कुछ सेटअप्स मिल जाते हैं। अब वीकली का ये जो एरिया है, इससे ऊपर मार्केट अभी तक नहीं गई है। ये जो मैं अभी अभी देख रहा था कि यार ये जो वीकली का एरिया, दिस वन दिस वन एंड दिस वन, बेशक मार्केट ऊपर गई है, लेकिन कैंडल ने अभी तक इस एरिया से क्लोजिंग नहीं किया है ऊपर। और ब्रेकआउट हम तब तस्वर करेंगे जैसे इंटरेस्ट रेट कट करता है, इंटरेस्ट रेट कट करने की बात करता है 2080 के ऊपर जाके, या 2085 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होता है। और अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है
और इंटरेस्ट रेट कट होता है तो गोल्ड को फिर हम मजीद बाइंग की तरफ देखेंगे। लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस में देखें, लॉन्ग टर्म के अंदर भी देखें, तो गोल्ड फिलहाल कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ रहा है कि मैं वापस मूव ऑन करूं, वापस जाऊं। ठीक है, नीचे गिरूं। और रिजेक्शन भी सेलर्स की ठीक ठाक थी, फिर आगे दिसंबर आ गया, दिसंबर की वजह से रुक गई। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट गिरेगी, अभी भी ऐसा फील होता है कि मार्केट विल फॉल, बट 2024 जो है वो नया साल डिसाइड करेगा। तो अगर आप देखें तो इसका ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, और ब्रेकआउट उसका भी नहीं हुआ, और ब्रेकआउट ये जो एरिया है ना ये वाला, इसका भी नहीं हुआ। अब ये एक तो ब्रेकआउट ऊपर है, ठीक है, अबव, ऊपर ये वाला। एक ब्रेकआउट ये है कि मार्केट जो इस मोमेंटम को फॉलो कर रही है, इसको भी मार्केट ने तोड़ा नहीं है, इससे नीचे कैंडल नहीं गई। ये एरिया बनता है 1994, 95, 90, 80 का, यानी इस इसको मार्केट कुछ इस तरीके से, इसके साथ इस तरह बिहेव करे, इस तरीके से ऐसे। तो वो भी नहीं हुआ, तो भाई मार्केट इसके ऊपर रुकी हुई है। लॉन्ग टर्म फैसला लेने से पहले हमें रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर 2080 से नीचे रहती है तो देन फिर सेलिंग है, फिर तो उसमें हम नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट रेट की जो बातें कर रहे हैं उसमें मार्केट 2080 से ऊपर भी जा सकती है, तो 2080 वो पॉइंट है जो फैसला कुन पॉइंट होगा। और ये वाला एरिया, जैसे ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, सिंपल लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये भी वही चीज है, हायर लो हायर हाई। तो ये अगर टूटती है, जैसे ये टूटी है, ये देखो ये टूटी है ना, जैसे ये एरिया टूटा है इस तरीके से, अगर ये वाला एरिया भी टूटता है, ये वाला, तो देन फिर आप सेलिंग देखेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा सेटअप समझा रहा हूँ ना, और मैं जल्दी में समझाऊंगा, मैं लेट नहीं करूंगा, जोर नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, अब जरा D1 के अंदर देखें, तो D1 में पहले तो सेल वॉल्यूम आया, जब ये इतना बड़ा मूव हुआ, ये तो आर्टिफिशियल वॉल्यूम हुआ। फिर बाय वॉल्यूम आया, फिर सेल वॉल्यूम आया, तो मिक्स है, यानी कोई खास बड़ा सेटअप नहीं है इसके अंदर। और देखा जाए तो W1 में तो नहीं, लेकिन D1 कुछ ना कुछ हद तक लोअर हाई एंड लोअर लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एरिया है D1 का, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। D1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने, मैंने, अच्छा इसी तरह एनालिसिस, ये तो मैं डेमो दे रहा हूँ कि यार ये चीजें, डेमो मीन्स कि दे रहा हूँ ओरिजिनल एनालिसिस, लेकिन इन फ्यूचर मैं इस तरह इसी तरीके से हर टाइम फ्रेम के अलग अलग दूंगा। अब जरा बात करते हैं D1 की, तो D1 कुछ इस तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। फर्ज करें D1, क्योंकि नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन हो रही है, इससे ऊपर नहीं जाता ना, ये जो एरिया है इससे ऊपर कैंडल अगर इसकी नहीं जाती, तो फिर ये सेलिंग में मूव करेगा। अब आप D1 के अकॉर्डिंग भी सेल कर सकते हो, और इस D1 को फॉलो करते हुए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेल कर सकते हो, कि D1 डायरेक्शन दे रहा है, H1 सेटअप देगा, उस पर ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर ये अपवर्ड इस लेवल को ब्रेक करता है ना, इस लेवल को, ये तकरीबन 2050 का या 45 का लेवल बनता है, देन फिर उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा, खास करके ये वाली वीक्स, नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो मेरे ख्याल में कम से कम ये एरिया नेक्स्ट टारगेट के तौर पे हम लोगों को चूज करना चाहिए, यानी 276। और 276 ब्रेक होता है तो देन फिर अगला एरिया, तो ये मैं बाइंग सेटअप भी आपको दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, अगर ऊपर ब्रेक होता है 2077 तक, 80 तक आपकी टीपी बनेगी। और 2080 ब्रेक होता है तो देन फिर आपकी टीपी मजीद फिर 2115 और समथिंग के करीब करीब बनेगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास ये सेटअप है कि ये एरिया अगर ब्रेक होता है, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं होता, मार्केट मजीद कोई ना कोई यहाँ पे एविडेंस दे देती है, तो हो सकता है कि ट्रेंड D1 के अंदर भी कुछ इस तरीके का हो जाए। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में मार्केट 1965 करेगी। तो D1 में जब तक मार्केट, D1 में एंट्री हम सेल की नहीं ले सकते अभी फिलहाल, लेकिन जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे है, हम सेलिंग की एंट्री छोटे टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर ऊपर ब्रेक कर जाती है, देन फिर बाइंग देखेंगे अक्रॉस टाइम फ्रेम्स, ऑल टाइम फ्रेम्स में। लेकिन अगर मार्केट नीचे रहती है इस एरिया में, नेक्स्ट वीक भी नीचे रहती है, देन फिर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। H4 की बात करें, तो H4 के अंदर मेरा जो मकसद है कहने का, बताने का, आपको गाइड करने का, कि H4 जो है ना, ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो करता है। ये देखें, ये चैनल और इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें, जो कि चैनल की तरह लुक लाइक है, ऐसे चीजें जो चैनल की तरह दिखती हैं, तो ये जो आपका है, ये बड़ा फॉलो करता है प्रॉपर लोअर लो को। अब इसके अकॉर्डिंग भी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई और ब्रेकआउट हुआ है, हायर लो और हायर हाई बनता है।
तो सेम H4 में भी वही एनालिसिस आ रहे हैं कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है ऊपर की साइड के ऊपर, तो फिर यहां तक बाइंग की जा सकती है H4 में। बाइंग भी H4 में की जाएगी, D1 में नहीं करेंगे अगर ये एरिया ब्रेक होता है। और ब्रेकआउट भी कोशिश करेंगे कि हम D1 का देखें ताकि कंफर्मेशन हो जाए। देन फिर हमारा जो एरिया होगा, जो मैं देख रहा हूँ H4 के अकॉर्डिंग, वो 2000 तकरीबन 80-85 एरिया होगा सेल होल्ड का, एंट्री का। लाइक इस तरीके से ये एरिया इसको प्राइस को टच करेगी, लग भी रहा करेगी टच। तो बाइंग में आप इस तरीके के देखेंगे अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करने में नाकाम हो जाती है। यहाँ पे सेटअप जो मिल रहे हैं वो बाइक में मिल रहे हैं। कल जो है सेटअप था, मैं क्लास भी ले रहा था, सेटअप मैंने बताया था ये वाला, ये छोटा सेटअप मैंने कहा था M30 में M15 में मार्क कर लो, जिस तरह ब्रेकआउट हुआ एंट्री लेना, लड़कों को मैंने गाइड भी किया। लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखें तो ये बड़ा प्यारा सेटअप था। और मैं आपको इंट्राडे सेटअप भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सहनशीन हो जाए। M15 के ऊपर आए तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। M15 पे तो ये एक डिमांड एरिया भी है, करंट करंट डिमांड एरिया ये वाला, ठीक है, M15 का। और यहाँ पे ये एक पीनट पैटर्न है, ठीक है, जो कि ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट नहीं हो तो स्टिल वैलिड है, अगर ब्रेकआउट होता तो जुमे की वजह से हम इसको वैलिड कहते। अब ये पीनट एरिया जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर जाता है डाउन साइड, इस वाले पॉइंट को, देन मार्केट को सेलिंग की डायरेक्शन में देखेंगे इस डिमांड को अगर ये ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे तो फैसला लेना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन मार्केट इस डिमांड पे मजीद कोई एविडेंस बना देती है तो हम बाइंग करेंगे। ये डिमांड पे कोई एविडेंस बनता है तो बाइंग, अगर ये ब्रेक करती है तो देन हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि रीसेंट जो सेलिंग पॉइंट है, रीसेंट जो बाइंग पॉइंट है वो फार अवे है, वो काफ़ी दूर है जहाँ से मार्केट को रिसेंटली मार्केट को अच्छे खासे एनालिसिस मिले। वो पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट होगा। अगर आपको सेलिंग मिलती है, यानी कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, तो आपको सेलिंग इस पॉइंट तक इंट्राडे में मिलेगी, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे मंडे वाले दिन मजीद कोई एविडेंस बनाती है तो देन फिर आपको बाइंग मिलेगी यहाँ तक, सिर्फ इस एरिया तक मैं बाइंग आपको इंट्राडे में कंसीडर करूंगा, जो कि बनती है 2019 से 2028, यानी 10-15 पिप्स की। लेकिन सेलिंग जो है वो हमें तगड़ी मिल रही है। तो सेलिंग की सूरत में हम 2011 से सेल करके 1997 तक, यानी तकरीबन 100-150 पिप्स में इंट्राडे में हमें ये एनालिसिस मिलते हैं। अगर आपको इतने डीप एनालिसिस, यानी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्रॉस टाइम फ्रेम एनालिसिस, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्या क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस पॉइंट पे क्या करना है, अगर ये एनालिसिस चाहिए तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर कमेंट्स में मजा आया ना तो इंशाल्लाह ताला ये फेड वाली चीजें और न्यूज तो साथ साथ टेक्निकल्स में भी पूरा कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।